कैमरा बोर्ड आ रहा है इसमें। ओके ले जी नाजरीन और हाजरीन, बेसिक ईपीएस में किसी को मसला तो पूछ रहे। अगर कोई नंबर सर क्वेश्चन में लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है और हमने जो ओपनिंग मोबाइल शेयर्स थे वो भाई बस करो यार जी। वो 1 जनवरी को फॉर एग्जांपल 1 मिलियन थे, ठीक है, लेकिन वो 1 जनवरी 2004 था, लेकिन अगर तुमने फर्दर इशू किया वो 1 जुलाई 2005 में की, तो यहाँ पे टाइम फ्रैक्शन 6 से बता सकते हैं इस क्वेश्चन में पेज नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर क्या है? 57 पे आओ भी जरा। जी ये पिंक लिमिटेड वाला वो कहता है पिंक लिमिटेड हैज 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 1 जनवरी 2004 it has 4 million shares in issue. There were no share issue in year 2004. On 1st July 2005 लिखा हुआ है 1st July 2005 it made a 1-for-4 bonus issue. Basic EPS reported in 2004 was 20 million divided by 4 million is 5 per share और अर्निंग एट्रीब्यूटेबल 2005 24 मिलियन। अब आपका सवाल क्या है? कि जो फर्स्ट में इशू किया इसमें टाइम फैक्टर 6 से 12 कैसे है, क्योंकि हम 1 जनवरी 2004 को पहले करें और फर्दर इशू में 1 जनवरी को पहला कहाँ किया हमने? देखो क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं हुआ। ओपनिंग है वो जो पिछले साल का था 4 मिलियन वो पिछले साल चेंज नहीं हुआ, तो इस साल का 2005 का ओपनिंग कितना होगा? 1 मिलियन। 1 मिलियन चलता रहा। आपने फिर राइट इशू का बोनस इशू कब किया? तो पहला 4 मिलियन कितने महीने स्टैंड करेगा? 6/12। यानी जो मैं जनवरी पे वो मैं इस ये भी कोडिंग नहीं करती। हर साल के एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स तो अलहदा कैलकुलेट करेंगे ना हम। हर साल के अलहदा करेंगे तो जो पिछले साल का क्लोजिंग था वही साल का ओपनिंग होगा। वो 6 महीने चलता रहा, फिर हमने बोनस इशू किया तो वो 5 मिलियन हो गए। तो 5 मिलियन कितने माह चले? 6 माह चले। 6/12 हो गया। और किसी का कोई सवाल? बोलो भाई। हाँ जी, है कोई सवाल किसी का? मतलब हम डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं पढ़ रहे। कल क्लास रख देना, हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लाहौर कराची के बच्चे नहीं हैं, ये पिंडी इस्लामाबाद के बच्चे हैं। इन्हें अगर आप सैटरडे ऑन करें ना, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। इनका आप में से कोई लाहौर पढ़ के आया ना, उन्हें पता है 6 दिन क्लास होती है, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। कराची में अक्सर क्लासेस सैटरडे संडेज को होती हैं। आप इनकी क्लास रख दे पिंडी इस्लामाबाद के, जिनको मौत वाक़ हो जाएगी। आप इनकी पहले पिक्चर लें पहली, और मैं जब क्लास अनाउंस करूंगा फिर पिक्चर लें। अल्लाह के बंदे। और कईयों को तो उठाना पड़ेगा, 1112 पे कॉल करनी पड़ेगी। 4-5 बंदे गिर आके ले जाओ। मैंने कई दफा तुम्हें बताया, मैं जब लाहौर मैंने 7-8 साल पढ़ाया, लाहौर में आप रिवीजन रखें, एक्स्ट्रा क्लास रखें। भाई मैं कर लूँ बात, कोई मसला तो मुझसे पूछ लो, मैं बताता हूँ क्या मसला है। तो सही कुछ तो है। वहाँ हम क्लास रखते थे जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास, तो क्लास में जगह खत्म हो जाती थी। नॉर्मल क्लास में अगर जगह है, सीटें खाली पड़ी हैं, तो लाहौर में वो जनाब अली आते कहते थे आप टॉपिक सर रिवाइज कराएंगे और चले। वो अपने यार दोस्त इकट्ठे करके ले जाते थे। वो क्लास में जगह नहीं होती थी, शादी हाल बन जाता था। यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में मिजाज ही नहीं है पढ़ने का। इनके मेरिट गोल्ड खाक आएंगे। क्यों आते हैं कराची लाहौर वाले बच्चों के? आप क्या उनसे कम शाइनिंग है? आपका मिजाज नहीं है, सोचा ही नहीं कभी कि हम भी उस लेवल पे जाएं। मेरिट और गोल्ड हमारा भी है। तुम्हें तो 50 का वक्ता पड़ा हुआ है, तो 50 कैसे आएंगे? वजह यही है कि अट्रैक्शन। वहां अगर 100 बच्चा पढ़ने वाले, वहां भी 10 ही होते हैं। डोंट वरी, ऐसा नहीं अगर 100 बैठे तो 100 पढ़ने वाले उन 100 में भी 5 या 7 ही होते हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले तो नेक्स्ट लेवल के होते हैं बच्चे। आपने कभी सोचा ही नहीं, आपको तो यही वक्ता पड़ा हुआ है। आप पिंडी इस्लामाबाद वाले को तो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का भी शिकार है। मैं तुम्हें खोल के बातें बताता हूँ।
पहले एक टीचर से पढ़ेंगे, फिर दूसरे टीचर की जाकर किसी और की वीडियो देखेंगे, रात को किसी और की देखेंगे, तीनों मिक्स हो जाएंगे, बस फिर अच्छा कहेंगे सीए बहुत मुश्किल। लाहौर इस्लामाबाद, लाहौर कराची वाले हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे स्टूडेंट लोगों की वीडियोस देखते हैं, कमाल नहीं। इसे कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जिससे पढ़ना एक टीचर से पढ़े, कंफ्यूज ना हो। दो कश्तियों का मुसाफिर हमारी तरफ जो सराय की मिसाल देता है मैं वो तुम्हें दे नहीं सकता कि दो कश्तियों के मुसाफिर के साथ होता क्या है। अंदाजा लगा लो, एक कश्ती इधर चली जाए एक इधर चली जाए, क्या होगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड भी हाई करें, सोच ही लिया करें। खुदा ना खास्ता तुम अगर ये सोच लो कि तुम्हारा मेरिट या गोल्ड आ सकता है तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा। फिर ये लेफ्ट वाला फरिश्ता तुम्हारा गुनाह लिखेगा, इसने मेरिट का सोचा है, इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरे कैफ का सोचा, चलो इसको गुनाह लिखो। इससे एक्स्ट्रा सवाल भी होगा कब्र के अंदर, मन रब्बू का मादीनू का मन नबी का 14 सवाल, तूने ये क्यों सोचा था फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा। पढ़ के आता है मेरिट और कैसे। पाकिस्तान का टॉपर होना चाहिए बस उस पेपर में। मेरे एसएससी में आया, सीए में नहीं आया जी। हर दफा सोचता हूँ 5-7 पे उम्मीदें होती हैं, लेकिन आएगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द लेके नहीं आएगा, बहुत आएंगे। गोल्ड मेडलिस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस में मिलता है, पूरी कैफ की परफॉर्मेंस में। उसमें कोई खास टीचर या स्पेसिफिक इदारा मैटर नहीं करता, उस बच्चे की ओवरऑल पे परफॉर्मेंस मैटर करती है। लेकिन 1-2 पेपर्स पे भी गोल्ड मेडल मिलता है, सिर्फ स्पेसिफिक एक पेपर पे भी। मेरा ख्याल है उस पर रिपोर्टिंग पे भी है। और इस दफ़ा 3 गोल्ड मेडल आए, एक ओवरऑल परफॉर्मेंस था, 2 पेपर बेस्ड थे। वो मैंने देखे थे लेकिन वो मुझे याद नहीं आता। एक ओवरऑल परफॉर्मेंस पे था गोल्ड मेडल, 2 स्पेसिफिक पेपर वाइज भी थे। हाँ वही ना, FR2 पे था इस दफ़ा। मुझे याद है, मुझे वो ये तो मैंने पढ़े थे लेकिन मुझे ये याद नहीं किस पेपर में था। एक ओवरऑल परफॉर्मेंस पे था। आपने कभी सोचा ही नहीं, किसने सोचा तुमने शायद मैं गोल्ड मेडल लूँगा? हमने सोचा, किसने? वो गोल्ड मेडल नहीं है, तूने लिया है। जो तूने लिया है ना वो ट्रॉफी है, गोल्ड ट्रॉफी। लो जी आगे चले। लो जी पहले वो इन्होंने कहा जी वो एग्जांपल आपके पास जो है ना होम डायनामिक्स लिमिटेड वाली, वो एग्जांपल करनी है। वो कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होम डायनामिक्स लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2006। ज़्यादा अंधेरा तो नहीं भाई उस तरफ? लाइटें लग जाएंगी क्योंकि पहले क्लासेस चल रही थी, अब आगे 2 दिन ऑफ है, तो इंशाल्लाह मंडे तक वो कमरा रेडी होगा। हमारा किबला भी चेंज हो जाएगा, बोर्ड हम उधर लेके जाएंगे, वहाँ स्टेज भी होगा, उधर से इस तरह पढ़ाएंगे। ले जी वो कहता है होम डायनामिक्स लिमिटेड, following information pertains to the financial statement of Home Dynamics Limited, a listed company for the year ended 31 December 2006. Profit after tax for the year is profit from continued operation and profit from discontinued operation. हमने कहा था कंटिन्यूड की EPS अलग होगी और डिसकंटिन्यूड की EPS अलग होगी, तो उसने हमें ये दे दिया। तो इसमें अर्निंग में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अर्निंग में कोई एडजस्टमेंट है? अच्छा आगे कहता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये इस तरह भी कर सकता है कि मिक्स करके क्वेश्चन दे दे, ठीक है, प्रॉफिट ठीक ना दे, करेक्शन और एरर्स के मार्क्स यहाँ डाले और EPS के भी डाल दे, तो क्वेश्चन में 2-3 एडजस्टमेंट दे दे, एरर्स दे दे, तो अब आपने कैलकुलेट करनी है EPS। तो अगर आपकी अर्निंग्स गलत है तो पहले आप करेक्शन करेंगे, तो वो जो एरर्स के वो ठीक करके प्रॉफिट फिर EPS कैलकुलेट करें, तो वो 1-2 टॉपिक भी मिक्स कर सकता है। ओके, कंटिन्यूड ऑपरेशन 765, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 155। आगे क्या कहता है? शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑन 1 जनवरी 2006 कंप्राइज्ड ऑफ 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। ये ईयर स्टार्ट हो रहा था ना, और रिक्वायरमेंट क्या? कैलकुलेट बेसिक EPS फॉर इंक्लूजन इन HDL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2006। चलो सारा काम इसी साल का करना है, पिछला साल नहीं है इसमें। अब इक्विटी क्या बता रहा है? जब ये साल शुरू हुआ 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं
4 मिलियन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें, डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें, डिविडेंड माइनस करना है। 4 मिलियन cumulative preference shares of ₹10 each entitled to a cumulative dividend of 10%। 4 मिलियन शेयर्स है ना? ओके, तो हम देख लेते हैं हमारा cumulative dividend कितना बनता है। cumulative dividend बताओ जी, कितने शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर्स? 4 मिलियन है, और एक शेयर कितने का है? ₹10 का है, और डिविडेंड कितना दे रहे हैं? ऊपर प्रेफरेंस का रेट क्या है? 10%, तो कितना बनेगा? 4 मिलियन ही बन जाएगा। ओके, लो जी, कम्युलेटिव डिविडेंड हमने कैलकुलेट कर लिया 4 मिलियन। आगे चलो, आगे कहता हूँ 31 मार्च 2006 HDL announced 40% right shares to its ordinary shareholders at ₹25 per share। The entitlement date of right share was 31 मई 2006। मैंने क्या बताया था, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होती है? Entitlement date। The market price per share immediately before the announcement date and entitlement 28 और 32। तो कौन सा प्राइस लेंगे? इंटाइटलमेंट डेट वाला लेंगे, अनाउंसमेंट डेट वाला नहीं लेंगे। ओके, यहाँ आ रहा है जी आपके पास राइट इशू। राइट इशू है ना? राइट इशू के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? राइट फ्रैक्शन। ओके, हमें ये चाहिए होगा एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वर्किंग नंबर 2, एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। जी बोले, डेट, स्टार्टिंग डेट क्या है? 1 जनवरी है, 1 जुलाई भी हो सकता है पेपर में, तो उससे परेशान नहीं होना। लें जी, जरा बताएं आपके पास ओपनिंग शेयर्स बताओ 1 जनवरी के? 10 मिलियन शेयर्स है जी, 10 मिलियन। नेक्स्ट कब इशू किया हमने राइट इशू? 31 मई। मार्च नहीं लेना बेटा, इंटाइटलमेंट डेट लेनी है। तो भाई जान कितना इशू किया राइट इशू? 40%। तो कितना बनेगा 31 मई को? 4 मिलियन आप इशू करेंगे, तो ये आपके शेयर्स कितने हो जाएगा? 1.4 मिलियन। अगर राइट इशू किया तो फिर राइट फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 14 मिलियन। लें जी, अब हम राइट फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नंबर 3, राइट फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल प्राइस कितना है? 32। ओके, कितना उसने कहा कितने के लिए? 40%। ओके, अगर आपके पास पहले 10 शेयर्स थे तो 10 शेयर्स का 40% कितना बनेगा? 4 शेयर्स। तो मार्केट प्राइस क्या था? 32। मार्केट प्राइस था 32, और आपको क्या हो रहा है? इशू प्राइस कितना है? 25। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? 320, और 4 से मल्टीप्लाई करो 100। टोटल 420। टोटल शेयर्स 14। 420 डिवाइड बाय 14, क्या आंसर आता है? 30। तो ये हमारा आ गया जी थ्योरेटिकल प्राइस। और इसको डिवाइड कर देंगे 30 से। ये जी राइट फ्रैक्शन आ गई है राइट इशू की। बोलो भी क्लियर है कि नहीं? आधा मिनट है, देख लो। उसने 40% का, तो आप 10 भी ले सकते थे, आप ये 100 भी ले सकते थे। 100 लेते तो 40 लिखना पड़ा था, 10 लिखे है तो कितना लेंगे? 4। अगर 1 लेते तो 0.4 लिख देते। तो जब इस तरह से दे तो कोई आप डाटा अपना इमेजिन कर लो। बोलो भी किसी को इतराज? राइट फ्रैक्शन किसी को इतराज? ओके, अब हमारा यहाँ राइट इशू है, तो जिस डेट को राइट इशू होता है उस डेट को फ्रैक्शन अप्लाई नहीं होती, तो प्रीवियस जितनी कैलकुलेशन होती है उस पर अप्लाई होती है। तो यहाँ हमने शेयर्स लिखा, आगे क्या लिखेंगे हम? टाइम फ्रैक्शन। टाइम फ्रैक्शन और फिर अदर फ्रैक्शन। ले जी, 1 जनवरी से 31 मई तक 5/12, और राइट इशू से पहले जो भी कैलकुलेशन होगी सब कैलकुलेशन उस पे क्या लगेगी? राइट फ्रैक्शन, जिसे हम लिखते हैं अदर फ्रैक्शन। अब उस एडजस्टमेंट को पढ़े
उससे मैंने राइट फ्रैक्शन कैलकुलेट किया और राइट फ्रैक्शन को एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की टेबल में लिखा। 1 मिनट है, सोच के बताएं क्लियर है या नहीं, जल्दी बताएं। बोलो भाई, क्लियर है? ओके, अगला इवेंट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? आगे कहता है ऑन 2 अगस्त 2006 HDL अनाउंस 20% बोनस इशू। द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ बोनस इशू 31 अगस्त 2006। तो कौन सी डेट लेंगे? 31 अगस्त लेंगे जी। 31 अगस्त। बताओ जी, 14 मिलियन का क्या ले रहे हैं आप? बोनस इशू कितना परसेंट? 20% बोनस इशू। कितना बनता है? 2.8 मिलियन। तो टोटल क्या हो जाएगा? 16.8 मिलियन। ओके, ये आपके पास आ गया जी सब टोटल। अब 31 में से 31 अगस्त कितने महीने बनेंगे? 3। तो इस पे क्या फ्रैक्शन लगेगी 14 मिलियन पे? 3/12। लेकिन अब आपने बोनस इशू कर दिए। बोनस इशू करेंगे तो क्या कैलकुलेट करेंगे? बोनस फ्रैक्शन। वर्किंग नंबर 4, बोनस फ्रैक्शन। बोनस फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है? नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू एंड नंबर ऑफ शेयर्स। कितना इशू किया बोनस इशू? 20%। अगर किसी आदमी के पास पहले 10 थे और आप 20% उसे दें, 10 का 20% कितना होता है? 2। तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 12। तो देखो बोनस फ्रैक्शन बन गई नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू। आसान। क्या फार्मूला है शेयर उसका बोनस फ्रैक्शन का? यही है ना, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू और नंबर ऑफ शेयर्स सेम। किसी को एतराज इस बोनस फ्रैक्शन पे? ओके, अब बोनस फ्रैक्शन ये इस डेट को 31 अगस्त को तो बोनस इशू हुआ है, तो उस डेट को तो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। फ्रैक्शन किस में अप्लाई होगी? पास्ट पर। तो इससे पहले कौन कौन सी सब कैलकुलेशन है? एक ही है। तो बताएं बोनस फ्रैक्शन क्या है? 12/10। और इससे आगे पिछली कौन सी कैलकुलेशन है? 12/10। यहाँ 1 मिनट जरा सोच के बताएं। राइट फ्रैक्शन और बोनस फ्रैक्शन दोनों को जो मैंने अप्लाई किया, एडजस्ट किया, क्लियर है या नहीं बताओ? बोलो भाई, किसी को कोई बात समझ नहीं, पूछ ले, फिर मैं कहना बताया नहीं था। बोलो भाई, किसी को मसला तो पूछ ले। जी बेटे, शेयर कौन से? जी जी, तो हमने 10 क्यों नहीं है? आपका बेटे बोनस इशू की कितनी फ्रैक्शन है? बोनस इशू की परसेंटेज क्या बताई है उन्होंने? 20%। आप टोटल ले लें तभी ये फ्रैक्शन बनेगी, यही बनेगी। अब आप ये देखेंगे जिन लोगों के पास जितने शेयर्स हैं आपने उनको कितने इशू किए हैं? 20% इशू किया है ना, तो वो तो हमने देखो वो 14 मिलियन का 20% कितना बनता है? 2.8 मिलियन। और 2.8 मिलियन के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 16.8 मिलियन। ये नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? आफ्टर बोनस इशू। और 14 मिलियन कौन से शेयर्स हैं? बिफोर बोनस इशू। ऊपर रखो 16.8 मिलियन, नीचे लिखो 14 मिलियन। सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है।
करो बेटे, आधा मिनट है, करो। ऊपर लिखो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू डिवाइडेड बाय 14 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू। इसको राउंड ऑफ करते जाओ, जीरोस काटो, सॉल्व करो, देखो आखिरी आंसर क्या आता है। करो शाबाश, करके दिखाओ जल्दी, बाकी भी कर ले। क्या था आंसर? 1.2 आएगा, 12/10। तो वही फार्मूला अप्लाई होता है, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो आप टोटल से कर लें, टाइम जाया कर लें और थोड़ा कॉमन सेंस लड़ा लें। तो ये तो भी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 10, वरना इसको 1 लिखना चाहिए, 1, और किसी को 20% इंक्रीज हो रहा है तो 1.2, लेकिन समझाने के लिए कि 10 का 20% कितना बनेगा? 2 रुपए। तो अगर 2 शेयर्स बनेंगे, जिसके पास 10 होंगे उसके पास कितने हो जाएंगे? 12। आपने पूरा टॉपिक पढ़ा ईपीएस? मंडे से बस छुट्टी ना। बोलो भाई, किसी को एतराज? ओके की रिपोर्ट है। आखिरी क्या पॉइंट कहता है? ऑन 1 Feb 2007, ये तो अगला साल है, तो इसको हम क्यों कंसिडर करें? क्यों? फिर क्यों करें? 2006 की ईपीएस कैलकुलेट करनी है ना, तो 2007 की क्यों करें? आप क्या वजह बता रही है? इन्हें वजह बताने दें, फिर आप बताइए जी। हमें रीस्टेट करना है, तो हमने इसका रीस्टेट कौन सा करना है बेटे? हमने जो हम 2007 में इशू करेंगे बोनस इशू कर रहे हैं हम 10%, उसका इफेक्ट हम 2006 में भी तो लेंगे। क्यों? एडजस्ट करना है ना, बोनस इशू हमारे पास ऐसा होता है जैसे हमेशा से हमारे ये साथ था असल सही जवाब, गोल्डन, शाबाश। बोनस इशू ऐसे होता है जैसे हमेशा से हमारे साथ है। तो 2007 में भी अगर बोनस इशू हुआ है तो उसको हमें इस साल क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। ये ICAP के पेपर में भी आया होगा। वो अगले साल था, बच्चे उसको छोड़ा है कि इररिलेवेंट है, हालांकि बोनस तो ऐसे होता है जैसे ही हमेशा से। तो बोनस फ्रैक्शन तो इस दफा लगेगी सब पे। शेयर अगले साल इशू है, शेयर्स की तादाद में इजाफा नहीं होगा, जो बोनस फ्रैक्शन है वो एडजस्ट होगी। शेयर्स तो अगले साल इशू है ना, शेयर्स इस साल हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन हम बोनस फ्रैक्शन को जरूर अप्लाई करेंगे। तो समझ आ रही है? ओके, जरा देखो क्या लिखता है। वो कहता है ऑन 1 Feb 2007 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस्ड 20% कैश डिविडेंड एंड 10% बोनस इशू बीइंग द फाइनल डिविडेंड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड 10% कैश डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कंपनी के पास अगर पैसा ज्यादा हो वो तो सारा डिविडेंड कैश में भी दे सकती है, लेकिन कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव हो कि हमने नई ब्रांच बनानी है, नया प्लांट लगाना है, ग्रो करना है, तो वो शायद आपको डिविडेंड कैश में ना दे, आपको शेयर्स में डिविडेंड दे दे। तो ये कंपनी की मर्जी होती है। सही है दोस्त? अब कंपनी ने अगर कैश में डिविडेंड देती 2007 में, फिर ईपीएस में कोई फर्क नहीं पड़ना था। ईपीएस में कोई फर्क, लेकिन अगर कंपनी डिविडेंड की मद में मुफ्त में शेयर्स देती है, तो मुफ्त में जो भी शेयर्स दिया जाए वो बोनस इशू होता है। वो क्या होता है? बोनस इशू। और बोनस इशू ऐसे होता है जैसे ही हमेशा से हमारे साथ था, तो उसको हम अप्लाई करेंगे। बताओ जी, बोनस इशू की क्या परसेंटेज है? 10%। चाहे तो इस पे अप्लाई करें तब भी आंसर वही आएगा, चाहे तो ये अभी जो सीखा वो कर ले। वर्किंग नंबर 5, बोनस फ्रैक्शन फॉर बोनस इशू इन 2007 जी 20% है, 10%। तो अगर किसी के पास 10 है तो उसको मैं अगर 10% शेयर दूं तो 10 का 10% कितना बनेगा? 1। तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 11। तो मेरी 2007 में जो मैं बोनस इशू कर रहा हूं उसकी बोनस फ्रैक्शन क्या निकलती है? 11/10। और बोनस फ्रैक्शन पास्ट सब पे अप्लाई होती है, वो क्योंकि बोनस इशू ऐसे होता है जैसे ये हमेशा से हमारे साथ सब पे अप्लाई कर दे। तो इस साल की हमने 3 कैलकुलेशंस की हुई हैं दिसंबर 31 तक। ले जी, ये 16.8 मिलियन 31 अगस्त से 31 दिसंबर कितने महीने रहेगा हमारे पास? 4। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस पर टाइम फ्रैक्शन कौन सी लगेगी? 4/12। अब और कोई फ्रैक्शन नहीं है। हाँ, अगले साल की लगनी है ना। इस साल वाली तो फ्रैक्शन लगा दी हमने, 12/10 लगा दी। अब वो जो 2007 में इशू किया आपने, उसकी बोनस फ्रैक्शन कितनी है? 11/10। और बोनस इशू ऐसे होता है जैसे ही हमेशा से, इसको लगाए सब पे। अब ये सब पे लगेगी, यहाँ भी लगेगी 11/10,
यहाँ भी लगेगी 11/10 और यहाँ भी लगेगी 11/10। किसी को एतराज? ठीक है भैया। तो जो बोनस इशू है वो ऐसे होता है जैसे हमेशा से। अब हुआ 2007 में, कैलकुलेट आप 2006 की ईपीएस कर रहे हैं, लेकिन पेपर में भी उसने ऐसे किया था, बता दिया। तो बोनस इशू को अगर इस साल हमने करना है 2007-06 में, और बोनस इशू को बता दी 2007 में, तो जो बोनस एलिमेंट है वो ऐसे होता है जैसे हमेशा से हमारे साथ है, तो वो फ्रैक्शन हम इस साल में अप्लाई करेंगे। अभी पॉइंट क्लियर है? ओके जी। शेयर स्प्लिट बेटे हमने यही पढ़ा था ना, शेयर स्प्लिट हो, शेयर कंसोलिडेशन हो, बोनस इशू हो या राइट फ्रैक्शन हो, वो सब पास्ट में अप्लाई होते हैं। जितने साल का भी डाटा आपको कंपैरेटिव सब पे अप्लाई करना। तो अभी 2007 का बोनस इशू था। नंबर ऑफ शेयर 2007 में इशू है, शेयर्स हमने यहाँ देखो ऐड नहीं किए, वो ऐड नहीं कर रहा क्योंकि वो 2007 के हैं। लेकिन 2007 में जो शेयर इशू किए हैं उनमें जो बोनस एलिमेंट है वो जितना भी डाटा होगा उस पर प्रीवियस डाटा पे अप्लाई होगा, इसलिए हमने बोनस फ्रैक्शन सब पे अप्लाई कर दिया। किसी को इतराज? किसी को इतराज? ओके, अब बताएं जी एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जी जरा बोलना, इसके कितने बनते हैं? पहली कैलकुलेशन 58.58 इसका बोलने का मैंने पहले ही तरीका बताया था, कॉमास पे सेपरेट कर ले, कॉमा पे सेपरेट लगाएं। 5 अगले बोले 3 डिजिट 866 कॉमा 667। मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहा है, 5 8 15 दफा 6 करके 3 दफा। लो जी दूसरे बताओ, दूसरे की सब कैलकुलेशन 4620 तो फिर गलत बोला, 4620 000 कह रहा 4620 मैंने 46 पे लगा दिया। लो जी अगला बोले 6 160 अगले ये टर्मिनोलॉजी आ गई 000 बोल रहे जी टोटल 16 646 667 ले जी, ये हमारे एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स यही बनते हैं। बताओ जी किसी को इतराज? पहले किया मैंने राइट इशू, राइट फ्रैक्शन निकालो, पिछले सब पे अप्लाई कर दो। फिर मैंने एक और बोनस इशू किया, बोनस फ्रैक्शन लगाई, पिछले सब पे अप्लाई कर दी। अगले साल का बोनस इशू था, बोनस फ्रैक्शन निकाली, इस साल सब पे अप्लाई कर दी। तो सिंपल, अगर एक एक आइटम को लेंगे जिंदगी आसान रहेगी। तो कितने शेयर्स हो गए आपके पास? हो गए ना जी। अब शेयर्स आ गए, अब हमने कैलकुलेट करनी है ईपीएस। करें जी कैलकुलेट। हमने कहा था कि कंटिन्यूड ऑपरेशंस की अलग करते हैं, कंटिन्यूड ऑपरेशंस, और फिर लिखेंगे हम डिसकंटिन्यूड। कंटिन्यूड ऑपरेशन की अर्निंग बताओ। 765 000 ओके, और डिसकंटिन्यूड की 155 मिलियन। अब हमारे पास कम्युलेटिव डिविडेंड भी है, पढ़ाया था मैंने। कम्युलेटिव डिविडेंड कहां से लेस होता है? कंटिन्यूड ऑपरेशन से। कितना है? 4 मिलियन। अब डिवाइड कर देंगे हम किससे? एवरेज नंबर ऑफ शेयर से। वो है हमारे पास 16 646 667। वर्किंग का हवाला दे देना लाजमी। वर्किंग नंबर कौन सी थी? 2। ओके, इसको भी हम डिवाइड करें 16646 667। बताओ क्या आती है ईपीएस? 45.71 नहीं पढ़ते बेटा, इसे इतना बड़ा हो गया। पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट्स में पढ़ा जाता है। कितना? 0.71। ओके ओके, इसका क्या आंसर आता है? 9.3। किसी को एतराज? बोलो भाई। हाँ जी, हाँ बेटा हो गया क्वेश्चन, लेकिन डिल्यूटेड ईपीएस नहीं हुई।
ऐसा नहीं मैं कहा, तुमने जो नए बच्चे आना ना मंडे से उन्हें भी भगा दोगे। तुम कहोगे सर तो मंडे को बुलाते हैं, यहाँ ना कभी पास हो जाओ। नहीं, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता जिससे मेरे बच्चे कम हो। तुम में से जिन्होंने फीस पे नहीं की वो भी नहीं आएंगे भाईजान, सर तो सैटरडे को बुलाएंगे। मुझे पता है तुम्हारे मिजाज का भाई, 5 साल तो मुझे यहाँ भी पढ़ाते हुए हो गए। क्या हुआ? कौन कह रहा है? तो मेरे छोटे भाई जैसा मैं तुझे गंदी जूते मार भी नहीं सकता, वरना जुगत तो बहुत बड़ी प्यारी थी। मुझे कह रहा बुढ़ा हो गया, अब जुगत तो बहुत प्यारी है मेरे पास। गुड हो गया, फिर सही। अगर तूने ये कहा था फिर सही है। मैं इसीलिए शुक्र मैंने जुगत मारी नहीं, मैंने रोक ली। ओके ले जी, आगे चलते हैं डाइल्यूटेड डीपीएस। लेकिन उस्ताद हमें कौन कहेगा अगर हम ये ना कर सकें कि जो करवाने आए थे वही ना करवाएं, फिर हमें उस्ताद कौन कहेगा? लो जी डाइल्यूटेड डीपीएस पे चलते हैं। सीएमए में तो ट्रस्ट है ना आज? थोड़ा सा तो नहीं करना, मैंने कहा था एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा, तो नहीं कराता, मेरी मर्जी। टॉपिक तो कंप्लीटेड है ना, टॉपिक कंप्लीटेड है। एक पहले क्वेश्चन कराया, 2 कल करवाए, उसमें है ही कुछ नहीं टॉपिक में, तो टाइम बच का करा दूंगा, वरना कंपलसरी थोड़ा। इस क्लास का टाइम कितने बजे तक था? 11:15। बहुत टाइम, इतनी देर में तो स्टैंडर्ड पूरा पढ़ा दिया। हाँ जी, तस्वीर लेनी यार। ये वाइट वाला बटन दबाना, नीचे से पेंडू साबित ना करना अपने आप को। वाइट वाला बटन दबा के छोड़ दो, ये ना कहना तस्वीर किधर गई, आ जाएगी वो। दबाया है? कभी कहता मैंने गोल्ड मेडल लिया, कभी कहता दूसरा दबा लिया। मतलब तू क्या सोच के आया भाई? क्रॉस फायर नहीं करनी बेटे, जब किसी और से बात हो रही दरम्यान में नहीं बोलते। ये आज तक तुम्हारी घर से खराब हुई हुई है। हाँ जी, जैसे इसकी अम्मी है ना, इसका अब्बा बात कोई भी करे तो बात पूरा नहीं होने देती, तो ये अपने घर में अपनी अम्मा को लीडर मानता है। इसने भी तैयार किया है कि कोई भी बात करे बात पूरी नहीं होने दे। अब्बा इसका कहता रहता है इसके अम्मी को, मेरी सुन तो ले, मेरी सुन तो ले। आगे चले, ले जी आगे है जी डाइल्यूटेड डीपीएस। डाइल्यूटेड डीपीएस, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? कहता है डाइल्यूट का मतलब होता है, इशारा भी कर रहा है, इशारा किया इसने बराबर। कहता है डाइल्यूट का मतलब होता है छोटा होता है। डाइल्यूट का मतलब बताओ क्या होता है? कन्वर्टर होना। कोई ऐसी कन्वर्टर की ऐड आती है ना, इसके छोटे साइज पे मत जाना, मेन स्ट्रीम मीडिया में आते तो भाई ये वो वाला छोटा नहीं है। हाँ भी बोलो, क्या करे सर? वो जो प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स में यार डाइल्यूट का मतलब बताओ पेंडुओ। मैं तो समझ तुम बड़े अच्छे स्कूलों से पढ़ के आए हो। क्या सुकड़ जाना? वाह, हाँ जी, पतला होना। हाँ, असल जवाब ये है। इसका मतलब ये होता है कि ईपीएस आपकी कमजोर हो गई है, डाइल्यूट हो गई है, पतली हो गई है। अब ये जो डाइल्यूटेड ईपीएस का कंसेप्ट है, आप गौर से सुनना, जो डाइल्यूटेड ईपीएस का कंसेप्ट है ये इमेजिनरी है। ये इमेजिनरी एक्चुअली नहीं हो रहा होता। आप अपने शेयर होल्डर को ज़हनी तौर पे तैयार करते हैं कि आपकी ईपीएस इन वजूहात की बुनियाद पर डाइल्यूट भी हो सकती है, एक्चुअली डाइल्यूट नहीं हो रही होती। लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी ईपीएस क्या हो सकती है? डाइल्यूट हो सकती है। हम शेयर होल्डर को मेंटली तैयार कर रहे होते हैं, भाई फिर ठीक है तुम्हारी बेसिक ईपीएस 10 रुपए पर शेयर है, 50 रुपए पर शेयर, लेकिन ये कम भी हो सकती है। तो वो उनको हम अलामती तौर पर बता रहे होते हैं फ्यूचर के कंसीक्वेंसेस, आज नहीं हो रहे होते वो। तो डाइल्यूटेड ईपीएस एक्चुअली क्या होता है? फ्यूचर के इफेक्ट्स को कंसीडर करके हम बताते हैं कि अगर इस तरह से हो गया तो आपकी ईपीएस डाइल्यूटेड अगर कैलकुलेट करें तो इतनी बनेगी। फ्यूचर में अगर ये हो गया तो उसका आपकी ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा। सही है दोस्त? अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें हमारे पास डाइल्यूटेड ईपीएस में कितनी चीजें आती हैं ये हमने देखना है। एक हमारे पास आता है कन्वर्टेबल्स, ठीक है भैया।
दूसरा आइटम हमारे पास कौन सा है? दूसरा हमारे पास एक तो कन्वर्टेबल है ना, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। और इसमें एक और चीज है हमारे पास, ऑप्शन एंड वारंट्स। ऑप्शंस एंड वारंट्स। मिसाल के तौर पर, इसे मिसाल से पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है पेज नंबर 67 पे, गोल्ड लिमिटेड। ये दोनों की होगी, दोनों तरफ होगी, ये इधर होगी। ओके, पेज नंबर एग्जाम्पल 20 में लिखा हुआ, हम समझते हैं। वो कहता है गोल्ड लिमिटेड हैज 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स तो डिनोमिनेटर में जाएंगे ना, ऑर्डिनरी शेयर्स तो डिनोमिनेटर में जाएंगे ना, ऑर्डिनरी शेयर्स तो डिनोमिनेटर में जाएंगे ना। ओके, आगे कहता है एंड ₹4 मिलियन 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इन इशू एज एट 31 दिसंबर 2002। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? 12 मिलियन। और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कितने हैं? ये आ रहा है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की वैल्यू बताओ कितनी है? 4 मिलियन। और इस पर इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट है इस पे 5%। तो बताओ इस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2 लाख। कितना बनेगा? 2 लाख रुपए इंटरेस्ट बनेगा। बनेगा कि नहीं? बनेगा ना इंटरेस्ट। ओके, आगे चलते हैं। वो कहते हैं देयर हैव बीन नो इशू ऑफ शेयर्स फॉर और बॉन्ड्स फॉर द सेवरल ईयर्स। वो कहता है भाई शेयर तो हमने कोई इशू नहीं की, शेयर वही। आगे क्या कहता है? आगे कहता है at 31st आगे कहता है द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स इन 2003 एंड 2004 एट द फॉलोइंग रेट्स। अगर आप 2003 में इन बॉन्ड्स को कन्वर्ट करवाएं तो हर 100 रुपए के बॉन्ड पर आपको 30 शेयर मिलेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स इन 2003 एंड 2004 एट द फॉलोइंग रेट। 2003 में अगर कोई कन्वर्ट करवाने आएगा तो उसको हर 100 रुपए के बॉन्ड के बदले 30 शेयर्स मिलेंगे। देखो इस लाइन का यही मतलब है, कोई और है? यही मतलब है ना। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? अगर वो 31 दिसंबर 2004 वाले साल में आएंगे तो उनको हम 100 रुपए बॉन्ड के बदले कितने देंगे? 25 शेयर देंगे। तो ये उन्होंने हमें फ्यूचर के कन्वर्जन रेट बता दी। तो पहला पॉइंट लर्निंग, पहला पॉइंट ये कि अगर वो आपको 2, 3, 4 सालों की कन्वर्जन रेट दे दे तो आपने हाईएस्ट कन्वर्जन लेना है। कौन सा लेना है? क्योंकि आपने शेयर होल्डर को तैयार करना है कि मैक्सिमम ये कितना डाइल्यूट हो सकते हैं। तो यू नीड टू कंसीडर हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स। सही है और समझ आ रही है? अब यहाँ अगर 2003 में कन्वर्ट करवाए तो कितने शेयर्स हैं? और 2004 में करवाए तो हम कौन सा लेंगे कन्वर्जन रेट? 30, हाईएस्ट कन्वर्जन रेट। तो मैक्सिमम जो कन्वर्ट हो सकता है। एक बात ये सीखी, आगे चलते हैं। आगे वो कहता है जी टोटल अर्निंग्स फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 2002 वर 36 मिलियन एंड टैक्स इज पेएबल एट द रेट ऑफ 30% ऑन प्रॉफिट्स। बताएं जी ईपीएस कैलकुलेट करनी है हमने। ईपीएस बताओ भी भाई कितनी अर्निंग है? 36 मिलियन। 36 मिलियन। और इनके ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 12 मिलियन। 12 मिलियन। तो बताओ बेसिक ईपीएस क्या आएगी? रुपीज 3 पर शेयर। किसी को बेसिक ईपीएस पे मसला? अब मैं बॉन्ड्स को कंसीडर करता हूं, अगर उन्होंने कन्वर्ट करवाया तो क्या होगा? अब मैं कैलकुलेट करूंगा डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस बताओ इसकी अर्निंग कितनी है? 36 मिलियन। 36 मिलियन। अच्छा मुझे ये बताओ आप बॉन्ड्स पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? कितना बनती है अमाउंट? 2 लाख। बॉन्ड्स में कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? कितना दे रहे हैं?
कितना दे रहे हैं? 5% इंटरेस्ट है। कितनी अमाउंट अमाउंट कितनी है? 2 लाख। अमाउंट कितनी है? 2 लाख। अगर वो इन बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर ले तो क्या हमें उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा? No, sir. नहीं दे रहा। अबे मेरा सवाल का जवाब तुमसे मैंने राय मांगी है। तुम वो लोगों घर में जब भी अम्मी अब्बू या घर में चाचा अब्बू कभी कोई अहम बात करते हैं तो तुम्हें कहते हैं बेटा जरा कमरे से बाहर जाना। कहते कि नहीं कहते? भाई क्या नाम है आपका? उमर नहीं, उमर को नहीं कहते। अच्छा तो बेटा तुमसे मैंने राय नहीं मांगी, सवाल का जवाब मांगा था। अब दोबारा सवाल पूछता हूँ भाई, अगर आपके बॉन्ड्स हो तो बॉन्ड्स पे आप कितने इंटरेस्ट दे रहे हैं? बेटे कितने इंटरेस्ट दे रहे हैं? 2 लाख दे रहे हैं ना। बॉन्ड्स होंगे तो इंटरेस्ट देंगे ना। अगर वो बॉन्ड्स को उसने कन्वर्ट करवा लिया तो फिर हमने उन्हें इंटरेस्ट नहीं देना। कन्वर्ट किस में होता है? ऑर्डिनरी शेयर्स में। ऑर्डिनरी शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है। अगर वो इसको कन्वर्ट करवा लेंगे तो हमारे ऊपर से इंटरेस्ट की जिम्मेदारी उतर जाएगी। जिम्मेदारी उतरेगी नहीं उतरेगी? तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कन्वर्ट करवा ले, इफ कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड्स, बेशक लिख दें, इफ बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स देन तो इंटरेस्ट कितना सेव हो जाएगा? इंटरेस्ट सेव विल बी ₹200,000। देखो जो मैंने स्टेटमेंट लिखी आपको समझ आती है कि नहीं? कि अगर उसने बॉन्ड कन्वर्ट करवा लिया तो हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। किसी को इस बात पे इतराज? सही है, ओके। इंटरेस्ट सेव होगा 2 लाख रुपए तो प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? 2 लाख से प्रॉफिट बढ़ेगा। और टैक्स कितने से बढ़ेगा? 2 लाख। अब देखो क्वेश्चन में टैक्स का रेट क्या है? 2 लाख। 2 लाख भाई मैंने तुम्हें कहा तस्बीह करो, 30% है टैक्स भाई। कितना बढ़ेगा? 60,000 से आपका टैक्स बढ़ जाएगा। पहले तो अब इस बात को समझे। बोलो भाई, अगर वो आदमी इन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को कन्वर्ट करवा लेता है शेयर्स में तो वो जो तो बॉन्ड्स ही नहीं रहेंगे। अगर बॉन्ड्स नहीं रहेंगे तो आपके ऊपर लायबिलिटी भी नहीं रहेगी। किस चीज की लायबिलिटी नहीं रहेगी? इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं रहेगी। और अगर इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं रहेगी तो फिर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर टैक्स बढ़ेगा। प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है? 2 लाख से। उधर से आ जाएंगे टैक्स वाले। प्रॉफिट कितने से बढ़ा है? 2 लाख। टैक्स वाले कहेंगे हमें टैक्स दो। बस वही क्या हो गया? ये कौन सी हंसी है भाई? अल्लाह माफ करे, अल्लाह से अपनी हंसी रिपेयर कराओ। बहुत जालिम हंसी है। नहीं फिर क्रॉस फायर नहीं करने बेटे। तुमने ये कहा दौरे पड़ते तो तुम्हें गाली दे दी। तेरे बाप को भी दौरे पड़ते थे। मैं कैसे रोकूंगा? अगला बंदा कुछ भी कह सकता है। तो इसलिए क्रॉस फायर इज नॉट अलाउड। अगला गाली दे दे सीधी तो हम कहाँ जाएंगे सारे? हम गालियां सुनने आए हैं। दोस्त कभी कुछ ऐसा भी दे देता है मैं बर्दाश्त नहीं। दोस्त, ये दोस्त सबसे बड़े ठगी होते हैं। एक बात तो मैं नसीहत करता हूँ, अपना कभी भी दिल हल्का करने के लिए राज किसी को ना दे। ये जो बकवास कोटेशन लिखी होती है कि को गम शेयरिंग के लिए भी कोई जिंदगी में आदमी होना चाहिए। आदमी और दोस्त, ये सबसे बड़ी बकवास। अपना राज कभी किसी को ना दे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है कि आदमी पहले अपने राज का मोहताज होता है, राज का गुलाम होता है। तो जब वो किसी को राज सुना देता है फिर वो उसका गुलाम होता है। मफहूम है अल्लाह के विश्वास में। तो इसीलिए अपने राज कभी किसी को ना दे। ये सब डिगोसला है, दिल हल्का करना। अब अल्लाह का क्या कर लो दिल हल्का। लो जी आगे चले। बोलो भाई, हमारे पास टैक्स, अगर हमारे पास प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। आपका प्रॉफिट बढ़े 2 लाख से और टैक्स बढ़े 60,000 से, आपको नेट फायदा कितना होगा? नेट फायदा कितना होगा? फिर रखिए। अच्छा बताओ फिर, चाय भी नहीं पी, लस्सी भी नहीं पी, चल बता बेटे फिर बताओ। प्रॉफिट इंक्रीज होगा। प्रॉफिट 2 लाख से बढ़ रहा है और टैक्स कितने से बढ़ रहा है?
तो 2 लाख आएगा जेब में, 60,000 टैक्स वाले ले जाएंगे, तो आपको कितना फायदा होगा? 140। तो शेयर होल्डर को अर्निंग में कितना फायदा होगा? 140। तो जब हम उसे कहेंगे कि भाई ठीक है, वो कन्वर्ट करवा के शेयर्स बढ़ेंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, लेकिन सेविंग भी तो हो रही है, तो न्यूमिनेटर भी बढ़ेगा। न्यूमिनेटर में कितना इजाफा हो रहा है? 1,40,000 लिख रहा हूँ भैया। और ये क्यों लिख रहा हूँ मैं? 2 लाख माइनस 60,000, इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि 60,000 टैक्स वाले ले जाएंगे। अब मैं उसे अलामती तौर पर बता रहा हूँ, भाई अगर उसने 2003 या 2004 में कन्वर्ट करवाया तो हमारा इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। इंटरेस्ट सेव होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग बढ़ेगी। लेकिन जो प्रॉफिट बढ़ेगा उसमें से टैक्स भी बढ़ेगा, तो टैक्स माइनस करके हमें नेट इजाफा कितना होगा? 140 इजाफा होगा। किसी को कोई मसला है तो बताएं प्लीज। एनी प्रॉब्लम? कोई तकलीफ? क्लियर है? ओके, अब कन्वर्ट करा दो। कन्वर्जन आसान है। मैंने कहा था कन्वर्जन कौन सा लेना है? हाईएस्ट रेट। कन्वर्जन रेट हमेशा कौन सा होगा? कन्वर्जन रेट जो होगा वो क्या होगा? ऑलवेज हाईएस्ट। लो जी, बताओ जी, आपके पास टोटल प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी है और टोटल बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी है? बेटे बोलो ना, कितने आपके पास? बताओ बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी है? नहीं वो आपका नाम क्या है? अच्छा वो आप है। निगाह बतूल, माशाल्लाह, नाम तो बहुत प्यारा है। बतूल तो हजरत फातिमा का नाम है ना, और निगाह का मतलब आंख। निगाह बतूल का मतलब क्या बनेगा? हजरत फातिमा की नजर पड़ी या हजरत फातिमा की नजर? हजरत फातिमा की नजर। ओह माशाल्लाह। अब बताओ फिर, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत से आपका नाम है, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। अब बताओ बेटे, आपके पास कन्वर्जन करनी है हाईएस्ट रेट पर, और उसने कहा 100 रुपए के बदले कितने शेयर्स देने? 30 शेयर्स देने। तो 100 रुपए के बॉन्ड के बदले 30 शेयर्स देने। तो फिर पहले देख लो कि आपके पास 100 रुपए वाले बॉन्ड कितने। टोटल मालियत कितनी है? 4 मिलियन। टोटल मालियत है 4 मिलियन। इसको डिवाइड कर दो 100 से, तो वो बॉन्ड आ जाएंगे जिनकी मालियत 100 रुपए, और हर किसी के बदले कितने देने हमने? 30 देने। तो बताओ न्यू नंबर ऑफ शेयर्स अगर इन्होंने कन्वर्ट करवा ली तो कितने होंगे? 12 हैं? चला बताओ कितने शेयर्स होंगे भाई? 12 लाख। समझ नहीं आई। घर कौन सा इज्जत है तेरी? हाँ जी पता है, इसीलिए ऐसा मुंह बना हुआ है। हाँ भी बोलो, हमने क्या सीखा था बेटे? देखो मुझसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ के सुनाओ, कन्वर्जन रेट सुनाओ दोनों। कन्वर्जन रेट दोबारा पढ़ के सुनाओ जरा। अब आप पढ़ ले, इंग्लिश पढ़ना, तुझे कह रहा हूँ दोस्त। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? हमाद। हमाद हमाद बताओ बेटे। हमाद दोनों कन्वर्जन रेट पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है? At 30 share of every 100 of bonds if convertible at 31st December 2003, at 25 share for every 100 of bonds if convertible at 31 December 2003. अच्छा ठीक है। और मैंने क्या कहा था, कौन सा रेट लेंगे? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कन्वर्जन रेट कौन सा है? 30 वाला। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब उस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो, 30 वाली को। At 30 share of for every 100 of फॉर एवरी 100, सुनो इधर, अब देखो, फॉर एवरी 100 30 शेयर्स देने। तो मेरे पास कितने 100 है? टोटल मालियत कितनी है? 4 मिलियन। 4 मिलियन को डिवाइड करो 100 से, तो टोटल नंबर ऑफ 100 आ जाएंगे। 4 मिलियन टोटल वैल्यू है ना, 4 मिलियन। तो मुझे चाहिए, आई नीड टू कन्वर्ट 100 रुपीज बॉन्ड इंटू 30 शेयर्स। तो टोटल मालियत है 4 मिलियन की। टोटल मालियत कितनी है? तो 4 मिलियन वालों को मैं कितने शेयर्स दूं कन्वर्ट करके? आपको मैंने कहा जी 100 रुपए जिनके पास है ना, उनको 30 शेयर्स देने। मैंने आपने कहा सर ये कैसे होगा? मैंने कहा 4 मिलियन को 100 से डिवाइड करो तो उतने बंदे आ जाएंगे जिनके पास 100 रुपए वाले बॉन्ड्स हैं। 4 मिलियन को 100 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए 100 रुपए वाले, तो मल्टीप्लाई करूंगा 30 से तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब क्लियर है?
किसी और की बात क्लियर नहीं तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्लियर 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 क्लियर। बड़े स्टार जो मैंने कहा क्लियर कहता। क्या बात है रक्षंदा। बोलो भाई, इमेजिनरी तौर पे आपकी अर्निंग में कितना इजाफा हुआ था? बोलो तो इमेजिनरी तौर पे शेयर्स में कितना इजाफा हो रहा है? ये कसम से अजीब माहौल बना हुआ है। उससे पूछा समझ आएगी ना? इधर मैंने पूछा कितने शेयर है, कहती है ये। और नंबर तनाज बोलो, मैंने तुम्हें कौन सा कहा है कि तुम म्यूजिक सुनाओ मुझे? शुक्र है ये नहीं कहा हे। बोलो कितने भैया ये? इमेजिनरी तौर पर शेयर्स में कितना इजाफा होगा? 1.2 मिलियन। क्वेश्चन में पहले से ऑर्डिनरी शेयर्स कितने थे ये गिवन है। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने थे? 12 मिलियन। इमेजिनरी तौर पर अगर वो कन्वर्ट करवाए तो इमेजिनरी तौर पर शेयर्स में कितना इजाफा होगा? 1.2 मिलियन। अब इसको सॉल्व कर लो और बताओ क्या आंसर बनता है। इमेजिनरी तौर पर हमारी ईपीएस कितनी डाइल्यूट हो सकती है? 2.74 पर शेयर। पहले कितनी थी ईपीएस, अब कितनी हो गई? अगर इसका आंसर ज्यादा होता 3 से तो ये डाइल्यूटेड ना होती। हम कहते हैं ईपीएस डाइल्यूट नहीं हो रही। अगर आंसर पहले से बेसिक से कम होगा तब कहेंगे ये डाइल्यूट हो रही, अदरवाइज हम कहेंगे ये डाइल्यूट नहीं हो रही। बोलो भाई, बॉन्ड्स का मसला किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ लो। जी बेटे, कुछ भी नहीं, हम बस कहेंगे ईपीएस डाइल्यूट नहीं हो रही फ्यूचर में। कैलकुलेट करके नीचे स्टेटमेंट दे देंगे ना, ईपीएस नॉट बीइंग डाइल्यूटेड इन फ्यूचर। ऐसा आएगा क्वेश्चन में आगे ना, वो आपसे पूछेगा डाइल्यूट हो रही है नहीं हो रही, तो आप कहेंगे नहीं ये डाइल्यूटिव नहीं है, एंटी डाइल्यूटिव है। ये क्या है? एंटी डाइल्यूटिव है। बोलो भाई ये क्लियर है? किसी को एतराज? ओके गुड, आगे चलते हैं जी। पेज नंबर हमारे पास है 68। पेज नंबर 68 पे हमारे पास लिखा हुआ है एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर्स की। किसकी? प्रेफरेंस शेयर्स की एग्जाम्पल दी हुई। ठीक है, मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उनकी नेचर डेट होती है, इक्विटी होती है। मैं चंडे कराऊंगा, अच्छी तरह सोच के बताओ, याद नहीं तो देख के बताओ कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की नेचर क्या होती है? डेट होती है, इक्विटी होती है? क्या होती है? इक्विटी होती है भाई। याद नहीं तो देख लो, आधा मिनट देखो कहाँ लिखा था। उस टेबल से भी रीडिंग की थी हमने, उर्दू की और इंग्लिश की रीडिंग की थी कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की नेचर क्या होती है? डेट होती है, इक्विटी। देखो उसे 2 दिन में उसे याद हुआ। तुम आते हो, घूमते फिरते, चाय शाय पी, घूमे फिरे, F8 देखा, माहौल देखा घर, और घर जाके पढ़ते नहीं। घर वाले इसलिए नहीं कहते पढ़ने का, बड़ी दूर से पढ़ के आए, पता नहीं क्या पढ़ के आए हो। ये क्या पता यहाँ मुस्कुरा के और म्यूजिक सुना के और आंखें मटका के, हाँ गंदे इशारे करके, इसकी उम्र ने सुबह सुबह गंदे इशारे किए। अच्छा बोलो भाई, बोलो भाई, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल की नेचर क्या होती है? इक्विटी होती है। वेल डन। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होती है इक्विटी। किसी को एतराज? डन है? ठीक जी। नहीं समझे तो पूछ लो बेटा। ये जुगत शुगर से परेशान नहीं होना, ये तो आप सबको हंसाने के लिए होती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता भी है तो अगर उसको कोई जुगत पड़ती है तो उसको ये ना समझे कि क्वेश्चन पूछना डिस्करेज हो रहा है। वो तो एक मोमेंटम और माहौल तब्दीली के लिए होता है, क्वेश्चन डिस्करेज नहीं हो रहा होता। हाँ बेटे पूछ, तेरी घर भी कोई नहीं सुनता, यहाँ भी कोई नहीं सुनता। बोला कोई है सवाल? नहीं। ओके, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी होते हैं। किसी को इतराज? किसी को इतराज? कोई इतराज नहीं इतराज। चले फिर, चलो बताओ फिर, इक्विटी पे हमेशा क्या मिलता है? इक्विटी पे डिविडेंड होता है, इक्विटी पे फाइनेंस चार्ज नहीं होता। इक्विटी पे फाइनेंस चार्ज नहीं होता, इक्विटी पे क्या होता है? डिविडेंड होता है। किसी को इतराज? अगर ये इसको कन्वर्ट करवा भी ले, इफ कन्वर्टेड देन
नो इंटरेस्ट सेविंग्स एंड नो इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। बोलो भाई, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की नेचर क्या होती है? बेटा थोड़ी सी चेयर पीछे करें, ये बैग उठा भाई, आप भी थोड़ी सी चेयर पीछे करें बेटा। सर वो इनको नो कर, मुझे भी माहौल तब्दील करने दिया करो वॉक करके। हाँ जी बोलो भाई, बोलो बेटा। भाई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की नेचर क्या होती है? इक्विटी। इक्विटी पे तो इंटरेस्ट नहीं होता। इक्विटी पे अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो इसका मतलब फाइनेंस चार्ज नहीं होता, फाइनेंस चार्ज नहीं होता इसका मतलब प्रॉफिट में नहीं जाएगा, प्रॉफिट में नहीं जाएगा तो अगर ये कन्वर्ट हो भी जाए तो प्रॉफिट तो इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट में से कुछ लेस ही नहीं हुआ। यहाँ तो इंटरेस्ट लेस हो रहा था, यहाँ इंटरेस्ट क्या हो रहा था, तो हमने ऐड करवा दिया। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर इक्विटी है, इक्विटी में तो फाइनेंस चार्ज होता नहीं, फाइनेंस चार्ज इंटरेस्ट नहीं होता तो वो प्रॉफिट से लेस भी नहीं हुआ होगा, अगर लेस नहीं हुआ तो वो कन्वर्ट हो भी जाए तो हमें बचत तो कुछ हो ही नहीं रही, हमें बचत कुछ नहीं हो रही, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पर नहीं होता। लेकिन बॉन्ड्स कन्वर्टेबल हो तो उनकी वजह से इंटरेस्ट सेव होता है, इंटरेस्ट सेव होता है, प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है, तो नेट ऑफ टैक्स जो बेनिफिट होता है वो हम प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। पहले इस पॉइंट को रिकंसाइल करें कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में इंटरेस्ट सेव होता है तो हम उसको अर्निंग में ऐड करेंगे। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी होती है तो उस पर तो फाइनेंस चार्ज होता ही नहीं, अगर फाइनेंस चार्ज नहीं होता तो पीएनएल में नहीं जाएगा, प्रॉफिट में नहीं जाएगा, तो अगर नहीं जा रहा, नहीं लेस हो रहा तो ऐड भी नहीं होगा। तो एक पॉइंट अब मैं वन लाइनर बोलता हूं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में जो आपका इंटरेस्ट सेव होगा वो अर्निंग में ऐड होगा। प्रेफरेंस शेयर्स अगर कन्वर्टेबल है तो उनकी वजह से कोई इंटरेस्ट था ही नहीं तो प्रॉफिट भी इफेक्ट नहीं होगा। तो हमारा जो न्यूमिनेटर होता है प्रेफरेंस शेयर्स में, जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं, डाइल्यूटेड जब हम ईपीएस निकालते हैं तो क्या करेंगे, जो अर्निंग्स होंगी उन पे नो इम्पैक्ट, अर्निंग में कोई इम्पैक्ट। लेकिन अगर कन्वर्ट होंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स में क्या होगा भैया, इजाफा होगा। तो अगर ये कन्वर्ट हो भी जाते हैं तो प्रॉफिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन बट नंबर ऑफ जो शेयर्स होंगे उनमें क्या होगा भैया, इजाफा हो जाएगा। तो जो न्यूमिनेटर है उस पे नो इम्पैक्ट, लेकिन जो डिनोमिनेटर है, जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाए। दोबारा से बताता हूं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की नेचर इक्विटी होती है, इक्विटी पर आप कोई फाइनेंस चार्ज पे नहीं करते, इसलिए आपके प्रॉफिट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट से कुछ लेस ही नहीं हो रहा तो ऐड क्या करोगे। लेकिन जब वो कन्वर्ट करवाएगा, तो ऑर्डिनरी शेयर्स में तो इजाफा होगा, प्रेफरेंस शेयर्स कम हो जाएंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो डिनोमिनेटर इफेक्ट होता है, न्यूमिनेटर इफेक्ट नहीं होता। तो आप ये कह सकते हैं कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल बॉन्ड के मुकाबले में आसान है, क्योंकि वहां कैलकुलेशन दो है, पहले इंटरेस्ट सेविंग निकालो, फिर टैक्स निकालो, टैक्स माइनस करके फिर लेके जाओ और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा करो। यहाँ क्या होगा, या अर्निंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ क्या होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा होगा। इन बातों को सामने रख के एग्जांपल नंबर 21 जरा करें, सिल्वर लिमिटेड, आराम से करें, इजी हो गए, 5 मिनट है, इसको करें, शाबाश, देखें क्लियर होता है या नहीं होता। और फिर इसको कंपेयर भी करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को किससे कंपेयर करना है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्टेबल बॉन्ड के साथ, पिछली एग्जांपल के साथ कंपेयर करें और देखें कि दोनों में न्यूमिनेटर में इंपैक्ट क्यों नहीं आया और डिनोमिनेटर में इंपैक्ट क्यों आया, जरा चेक करें।